बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल व्यू। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे ऑनरेबल पैनलिस्ट मौजूद हैं। शहजाद चौधरी साहब, मारूफ कॉलमिस्ट और एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में हैं, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें अहमद पंसौता, माहिर कानूनदान हैं और तज्ज़िया नगार हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो एक बिल के हवाले से, इस बिल को हम डिस्कस करना है। पंजाब असम्बली से इसे मंजूर कराया गया है। मेंबर्स तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ तरमीमी बिल 2021 के नाम से ये बिल मंजूर हुआ है। सवाल ये है कि ये बिल है क्या। तो जनाब, इस बिल के ज़रिए पंजाब असम्बली के पास, ख़ास तौर पर स्पीकर असम्बली के पास गैर मामूली इख्तियारात आ जाएंगे, जिनके ज़रिए अगर किसी भी मेंबर असम्बली के खिलाफ कोई किसी इल्ज़ाम के तहत कोई कार्रवाई जो है वो कोई ब्यूरोक्रेट करता है, ब्यूरोक्रेसी की तरफ से की जाती है, तो उसको चैलेंज किया जा सकेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, उसे सजा दी जा सकेगी। एक जुडिशल कमेटी जो है वो बनाई जाएगी और उसके ज़रिए स्पीकर को इख्तियार होगा कि वो जो भी फैसला उसमें हो उसके मुताबिक सज़ा जो है वो उसको ब्यूरोक्रेट को दे सके। इससे पहले भी ये बिल जो है पेश किया गया था, जिसमें कुछ सहाफ़ियों के हवाले से भी ये बात थी कि अगर किसी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर या किसी रिपोर्ट के अंदर किसी सहाफ़ी की तरफ से अगर किसी मेंबर असम्बली के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात की जाती है जो उसे पसंद नहीं आती है, उसके खिलाफ है, तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी, जिस पर सहाफ़ी हज़रात ने एहतजाज किया और फिर ये शिक जो है ये निकाल दी गई। गवर्नर पंजाब ने एतराज़ात लगाकर दोबारा ये बिल भेजा और ये बिल जो है ये मंजूर करा लिया गया। आज हम बात ये करेंगे कि आखिर इस बिल की ज़रूरत क्या थी और इससे क्या मकासद जो है वो हासिल किए जाएंगे। सबसे पहले तो अहमद, मैं आपकी तरफ आऊँगी। आखिर यहाँ आप समझते हैं कि इस किस्म का जो इस्तेहकाक है ये देना दुरुस्त है? क्या दुनिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट है पहले से मौजूद कि इस किस्म की प्रिविलेजेस जो हैं वो मांगी जाएं असम्बली के अरकान की तरफ से और उनको दी जाए? थैंक यू जी। मेरा ख्याल है कि जी इस बिल में जो एटलीस्ट मुझे चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आई है वो ये है कि मेरे नज़दीक तो ये बिल बज़ाहिर ही गैर आइनी बिल है। उसकी बेसिक रीज़न है, रीज़न ये है कि हमारा जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर पे खड़ा हुआ है। लेजिस्लेचर अलहदा है, जुडिशरी अलहदा है और उसके अलावा हमारा जो तीसरा ऑर्गन ऑफ द स्टेट है वो अलहदा है। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर लेजिस्लेचर ये कोशिश करेगा कि वो अथॉरिटी यूजर्व करें और ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से प्यूनिटिव एक्शन के थ्रू उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि ये सस्टेन करेगा? स्पीकर साहब का बिल्कुल एतराज दुरुस्त था कि एक तो आर्टिकल 10A के खिलाफ है जो कि बुनियादी राइट देता है ड्यू प्रोसेस का और फेयर ट्रायल का, और आर्टिकल 66(3) के भी खिलाफ है। अब यहां पर जो बुनियादी प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी कि ब्यूरोक्रेसी जो है, नो डाउट ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना भी बहुत जरूरी है, बट उसके तरीके कानून में मौजूद हैं। आपका सर्विस ट्राइब्यूनल इफेक्टिव नहीं है, आपका एग्जिस्टिंग लॉ इस चीज पर इफेक्टिव नहीं है। प्रॉब्लम आप ये कर रहे हैं कि वो चीज ठीक किए बगैर जो आप बड़े आराम से ठीक कर सकते हैं, सर्विसेज ट्राइब्यूनल का कानून या जो इंटरनल मैकेनिज्म ठीक के बगैर, आप उनको बुलाना चाहते हैं, जैसे कि एक टिपिकल हमारे सियासतदान करना चाहता है इस मुल्क में कि उनको बुलाएं और बुला के उनको सजा दी जाए। और जिस चीज़ का मुझे ज़्यादा अफसोस वो ये है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जिनको मैं ज़ाती तौर पर बड़ा एक मुनासिब आदमी समझता हूँ, उनका इसके ऊपर जो आई थिंक रवैया है वो मुनासिब नहीं है। ही इज़ कॉन्स्टेंटली इंसिस्टिंग कि इस चीज़ को जी बिल्कुल, बल्कि उन्होंने कहा जो हमारे साथ ब्यूरोक्रेसी करती थी अब वो हम करेंगे उनके साथ। नहीं तो बट ये तो दुरुस्त नहीं है ना जी। अगर ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ज्यादती करती थी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पार्लियामेंटेरियंस ये काम शुरू कर दें। पार्लियामेंटेरियंस का काम है लॉ मेकिंग, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन उनकी हुई हुई ऑलरेडी पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट भी मौजूद है, फेडरल सिविल सर्वेंट्स एक्ट भी मौजूद है, उसके अंदर तरमीम करके आप ये क्यों नहीं फैसला करते कि जो सर्विसेज ट्राइब्यूनल है 15 दिन के अंदर फैसला करे? आप ये क्यों नहीं फैसला करते कि इस मुल्क में सिर्फ डीएसपी एंड बिलो को सजा नहीं देनी, एसपी एंड अबव, डीसी एंड अबव को भी सजा देनी है? आप उनको, आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के ले लीजिए, गिनती के मैं समझता हूं 5-6 ऑफिसर्स जो हैं सीनियर, उनको सजा मिली है। आप उस तरीके से उनको कंट्रोल कर लें। लेकिन अगर आप उनको असेंबली में बुला के रिडिक्यूल करेंगे, उनकी तरफ इस तरह गन्स पॉइंट आउट करेंगे तो आई थिंक दैट विल बेसिकली क्रिएट अ मेस। बिल्कुल ठीक है। शहजाद साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं, फिर उसके बाद में दोबारा आपकी तरफ आऊंगी। शहजाद साहब, ये तो ऐसा है कि जैसे कोई मेंबर असेंबली जो है वो हर जुर्म से, हर गुनाह, हर गलती से मुबर्रा है, वो कोई और मखलूक है, उससे कोई जुर्म हो नहीं सकता, और अगर हो भी तो फिर वो काबिल सज़ा नहीं है, यानी उसको कटहरे में नहीं लाया जा सकता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इंतहाई मुश्किल बना दिया जाएगा इसको। नहीं, मेरा ख्याल है कि यहाँ पर सियासी जो हमारे ज़ोमा हैं वो थोड़ा गलती पे हैं। आप इसकी बुनियाद देख लेना, नज़ीर वड़ाइच को प्रोड्यूस करने के लिए कहा गया और वो इसमें 2 दिन की थोड़ी डिले हो गई थी, जिसके ऊपर के
स्पीकर साहब जो बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, उनको थोड़ा पसंद नहीं आया इस बात का, और फिर पूरी पंजाब असेंबली उस पर बोल पड़ी। उसके अलावा, और ये शिकायत पीटीआई की जब से पीटीआई गवर्नमेंट में आई है, और ख़ास तौर पे पीटीआई के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के साथ उनका ताल्लुक उस तरह जुड़ नहीं पाया, चाहे वो पंजाब में हुआ या किसी सेंटर में हुआ, और उसकी वो वजूहात मुख्तलिफ बयान करते हैं। दो फर्क बहुत करने ज़रूरी हैं। पहली बात तो यह कि जो हमारे सियासतदान हैं उनका ताल्लुक पॉलिसी के साथ है, उनका ताल्लुक इम्प्लीमेंटेशन के साथ नहीं है। ब्यूरोक्रेसी इम्प्लीमेंट करवाती है, ये मशीनरी है, गवर्नमेंट की मशीनरी जो गवर्नमेंट को लेकर चलेगी। पॉलिसी बनाएगा जो सियासतदान है, लेकिन वो उसके काम में मुदखिल होना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है, उसको काबू करना चाहता है। आप अंदाजा लगाइए ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं बनाया आपने, लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं अभी तक एस्टैब्लिश की गई। बिल्कुल सही, वाज़ेह तौर पे। और उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने कहा जी कि अगर ये चले गए तो पैसे और फंड तो इनके पास चले जाएंगे, तो हम प्रोविंशियल असेंबली के जब मेंबर बन के इतना पैसा लगा के आए, इसका फायदा क्या। ये पूरे पाकिस्तान का मिजाज है, ये सिर्फ पंजाब असेंबली की बात नहीं कर रहा, ये हमारे सियासी निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी और बहुत बड़ी आपको कमजोरी नजर आती है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जहां पर आपको रिफॉर्म करने की जरूरत थी, जहां पर ब्यूरोक्रेसी को सपोर्ट करने की जरूरत थी, जहां पे ब्यूरोक्रेसी, एक चीज याद रखें कि एक वक्त था जबकि डिप्टी कमिश्नर जिले का जो था वो तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव बॉस तो होता ही है, वो ताकतवर तरीन शख्स भी हुआ करता था। अंग्रेज ने उसके थ्रू पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल किया और चलाया। हमने उसको कॉम्प्रोमाइज करके, सियासी तौर पर कॉम्प्रोमाइज करके, पैसे के साथ कहीं आगे पीछे करके, ऐसी उनकी मर्जी की पोस्टिंग्स दे के, उनके रूल्स ऑफ सर्विस को बिल्कुल से मलाइन करके और उनको मैनिपुलेट करके उनको फायदा देने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट ना सिर्फ ये कि प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो काम करते हैं उस पर सवालात उठते हैं और फिर उस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑल एंड ऑल सियासतदानों को भी 2 स्टेप्स बैक, और दूसरी बात उनको जो रूल्स ऑफ सर्विस उनके हैं, ईस्टा कोड है, उसको रिस्पेक्ट किया जाए। अगर वहाँ पे वेरिएशंस करनी है, चेंजेस करनी है, तो ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट का इस्तेहकाक है, वो गवर्नमेंट करे, लेकिन नॉट इन द वे दैट बात यहाँ पे शहजाद साहब ये है ना कि अपने मुफादात के लिए तो सब इकट्ठे हैं, यहाँ पे ऑपोजिशन ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक एतराज़ नहीं उठाया, बड़ी खामोशी के साथ। ऐसा लगता है कि पहले से ही कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी और फिर उसके बाद इस बिल को पहली दफ़ा भी बड़ी आसानी से मंजूर हो गया। फिर ये कि महकमे कानून के पास इसको मुशावरत के लिए भी नहीं भेजा गया, किसी कमेटी में बहस नहीं हुई। सो जहाँ पे म्यूचुअल इंटरेस्ट होता है या ज़ाती मफाद होता है तो वहाँ तो फिर चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं। शहजाद साहब एग्जैक्टली देखिए ना, मतलब ये तो उन्होंने कहा ये तो ऑलमोस्ट बाय यूनानिमसली पास हुआ है पंजाब असेंबली से। तो जहां पे आप यूनानिमसली, यानी कोई आपकी ऑपोजिशन हर कोई इकट्ठा होकर घेर दे रहा है, तो आपने तो किसी को घेरना है, आपने तो किसी की गर्दन पकड़नी है, आपका मकसद सही नहीं है, आप डिबेट नहीं की। देखिए अब कितनी बहस होती है हमारे यहाँ कि ऑर्डिनेंस पास हो गया, बिल पास हो गया, जी बहस तो हुई नहीं इसके ऊपर। इस पे कितनी बहस हुई है, इस पे कितनी तरफ से आपने इनपुट ली है, आपने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनके रिटायर्ड लोग हैं या जो स्पेशलिस्ट हैं उनके साथ आपने बैठ के सेटिंग्स की हैं, कितनी हियरिंग्स की हैं कमेटी के अंदर। अगर नहीं की तो आपकी नीयत ठीक नहीं है। और बिल्कुल मैं आई एम स्टैंडिंग विद द ब्यूरोक्रेसी, नॉट दैट दे आर नॉट एट फॉल्ट, वो गलती ये नहीं कि वो गलती पे नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज वो भी हुआ है। हमें शहजाद साहब ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन अहमद के, आपने कहा कि गैर आईनी है, दूसरा ये कि इससे पहले ये बिल जब पहली दफ़ा पेश किया गया था पीपल्स पार्टी के मखदूम उस्मान महमूद साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि इस तरह का बिल जो है ये पहले सेनेट में भी पेश किया जा चुका है 2014 में, और ये भी उन्होंने कहा कि तमाम असम्बलियाँ जो हैं वो इस किस्म के बिल्स लाती रही हैं, मंजूर होते रहे वहाँ से। सो इस बारे में अगर आपके पास मालूमात यकीनन होंगी, अगर ऐसी बात है जो उन्होंने कही है तो प्लीज़ ज़रा इसके ऊपर भी कमेंट कर दें, और अगर ऐसा नहीं है दूसरे असम्बलियों में तो एक प्रेसिडेंट तो कायम हो गया, ये बाकी लोग भी अब करेंगे। देखिए जो पहले बिल्स लाए गए ना, आप अगर देखें ये जो बिल है ये ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है हमारे मुल्क की सियासतदान की सोच। इस मुल्क में आपको रेप के खिलाफ कानून बनाने के लिए ऑर्डिनेंस बनाना पड़ता है जिसको ऑपोजिशन सपोर्ट नहीं करती, बेतहाशा चीजों पे ऑर्डिनेंस बनाना पड़ता है जो कि एक बैड एक्सरसाइज ऑफ पावर है। लेकिन यहाँ पर जहां पर सियासतदानों का एका है और जहां पर सियासतदान चाहते हैं एक सर्टेनिटी अचीव करना, वहां पर एक्ट आ जाता है। और इसके ऊपर बिल्कुल कोई डिबेट, कोई आपको सामने नई चीज आई कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड ब्रिंगिंग दिस अमेंडमेंट। अब अगली बात ये करते हैं कि ये डेमोन्स्ट्रेट क्या करता है, वो करना क्या चाह रहे हैं। इससे पहले ये हुआ जाता था कि जी पुलिस को आप एम्पावर किया पुलिस ऑर्डर में, उन्होंने साथ ही पुलिस को दोबारा कोशिश की कि डिप्टी मजिस्ट्रेट सिस्टम जो आपका डिप्टी कमिश्नरेट सिस्टम उसको लाया जाए, उस एफर्ट को भी रोका गया।
پھر اب دوسری ایفرٹ کی گئی, دوبارہ اس نظام کو لانے کی کوشش کی گئی, ایون پی ٹی آئی گورنمنٹ میں بھی کوشش کی گئی, اس کو روکا گیا. اب نظام انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ان کو امپاور نہیں کر سکتے تو ہم اپنی پاور میں ان کو نیچے لے آئیں. اب ہوگا کیا کہ اگر آپ کا ڈپٹی کمشنر فون نہیں اٹھاتا تو آپ اگلے دن اس کو لائک اینی آرڈنری پرسن آپ لے آتے ہیں. صحافی چونکہ اس معاملے میں تھوڑے تگڑے ہیں, دے یو نو اسکیپ دس بل, لیکن آپ بیوروکریسی کو لائے. اور وہی والی بات کہ بیوروکریسی کے 100 کام غلط ہیں, بٹ یہ طریقہ نہیں ہے آپ ان کو to bring them within the clutches of law. اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے, بالکل چیلنج کیا جائے گا اور 100% چیلنج کیا جائے گا, and I think it will not survive the challenge. چلیں ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس بل کے حوالے سے کیا ہوتا ہے. ناظرین ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بہت ہی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کریں گے جو کہ ایک گلوبل ایشو ہے. پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وائلنس جو ہے خاص طور پہ خواتین کے خلاف جو جرائم ہیں وہ بہت زیادہ آئے دن سامنے آتے ہیں, لیکن یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. کوئی بھی بینک یا سرکاری ادارہ آپ کی اکاؤنٹ ڈیٹیلز, پن کوڈ, او ٹی پی یا ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ نمبر جیسی حساس ڈیٹیل کبھی نہیں پوچھتا. اگر کوئی کال, ای میل یا ایس ایم ایس کے ذریعے آپ سے یہ ڈیٹیل مانگتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کال کی تمام ڈیٹیل اپنے بینک کے کال سینٹر کو پہنچا دیں. تو پھر آئیں مل کر ان جعل سازوں کو پکڑتے ہیں. A public service message by Pakistan Banks Association. تیزی سے بدلتی ہوئی خبر کی دنیا میں صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ممکن. پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں, سیاق و سباق کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل نہیں. تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشہ ورانہ ذمہ داری ہے, کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے, ہر آنے والی خبر نہیں. ہر معتبر خبر سچ کے ساتھ. ویلکم بیک. ناظرین خواتین کے خلاف جرائم جو ہے وہ بڑے ہی افسوسناک ہیں اور آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے سنا کہ قرۃ العین جو کہ 4 بچوں کی ماں تھی اور اس کے شوہر نے کس بے دردی سے اس کو قتل کر دیا. پھر نور مقدم کا واقعہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. معصوم بچیاں اور جن کے آئے روز جو ہیں زیادتی کے واقعات سامنے آتے ہیں. خاص طور پہ جو نور مقدم کا واقعہ ہے وہ اس نے معاشرے کو بڑا سینسٹائز کیا, نہ صرف پاکستان کی حد تک بلکہ پوری دنیا میں اس حوالے سے جو ہے وہ یہ والا واقعہ جو ہے وہ ڈسکس ہوا. CNN نے اس حوالے سے ایک رپورٹ بنائی ہے ابھی حالیہ دنوں میں, اور اس میں خاص طور پہ پاکستان کو اس طرح سے پورٹری کیا گیا ہے کہ جیسے پاکستان جو ہے وہ خواتین کے تحفظ کے حوالے سے بڑا خطرناک ملک ہے. اور اس کو جوڑا گیا کچھ اسٹیٹسمین کی جو اسٹیٹمنٹس ابھی گزشتہ دنوں میں آئیں ان سے کہیں جوڑا گیا اس کو مذہب کے ساتھ. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر دینا کہ شاید پاکستان میں ہی اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں, حالانکہ اگر ہم ان ممالک کو دیکھیں, امریکہ کو ہی جس کی طرف سے اس طرح کی رپورٹس جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں, تو وہاں پر پاکستان سے کہیں زیادہ اس قسم کے واقعات جو ہے وہ رونما ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق ناظرین امریکہ میں ہر منٹ میں 24 افراد جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, سیکشل اسالٹ کا وہ شکار ہوتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس جو ہے, ڈومیسٹک وائلنس اور فزیکل وائلنس بھی اس میں شامل ہیں اور ریپ کے کیسز بھی اس میں شامل ہیں, جن میں 97% جو ہیں وہ خواتین ہیں. امریکہ میں روزانہ 70 خواتین جو ہیں وہ سیکشل اسالٹ کی وجہ سے خودکشی کی کوشش کرتی ہیں. ناظرین 9.72% بچے 2019 میں امریکہ میں زیادتی کا شکار ہوئے. اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں جن میں بھارت, وہاں پر ہر 15 منٹ میں ایک
ریپ کا کیس جو ہے وہ سامنے آتا ہے. سو یہ ساؤتھ افریقہ جو ہے وہ سب سے پہلے نمبر پر ہے اس طرح کے جرائم میں. سو ان ممالک میں، ترقی یافتہ ممالک میں جہاں پر قانون کی بھی عملداری ہے، وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. سو صرف پاکستان کے اوپر الزام لگانا یہ بڑا غلط ہے. اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں احمد آپ کی طرف آؤں گی. یہ کیا شعوری کوشش کی جاتی ہے اس طرح کی چیزوں کو اٹھا کر اس طرح کے واقعات کو اور پھر پاکستان کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ جی بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں ریپ ایک حقیقت ہے جو کہ پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے اور پاکستان میں بھی ایگزسٹ کرتی ہے ان آل اٹس مینیفیسٹیشنز، اور اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے اور اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا گیا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب کی پتہ نہیں کسی اور ایریا میں اس طرح شاید تعریف کروں نہ کروں، بٹ اس ایریا میں جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آتے ہی انہوں نے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا اینٹی ریپ آرڈیننس میں. اس اینٹی ریپ آرڈیننس کو بیسکلی اسپیئر ہیڈ کیا ہمارے لا منسٹر صاحب نے، اور ملیکہ بخاری صاحبہ کا میں خصوصی طور پر یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے ایک پراپر جامع قانون بنایا جس میں کمیٹیز بنی، اینٹی ریپ کرائسس سیل بنے، فالس کمپلینٹ کا پروسیس دیا، ہر چیز دی، اور ایک جامع قانون بنا جو کہ اس وقت عدالتوں میں بالکل پریکٹس بھی ہو رہا ہے اور 2020 دسمبر سے وہ نافذ العمل بھی ہے. اب ہم آتے ہیں سی این این کی بات پہ. دیکھیں سی این این ایک ایسے ملک کی خبرساں ایجنسی ہے جہاں کے اپنے جو این سی وی ایس کا سروے، جو کہ امریکن جوڈیشل ڈپارٹمنٹ کا سروے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ 68 سیکنڈز میں ایک خاتون جو ہے یا ایک پرسن جو ہے وہ سیکشولی اسالٹ ہوتا ہے، یہ وہی ملک ہے جہاں پر 97% لوگ واک اوے کر جاتے ہیں فری وداؤٹ کنوکشن ریپ میں. یہ وہ ہے جہاں پر 7.3% جو کنوکشن ریٹ ہے. اب یہ ملک ساؤتھ افریقہ، بیلجیم، اس کے بعد آپ جائیں 27.3% ان کا ریٹ ہے. انڈیا کی آپ نے اگزامپل دی. جب سی این این جیسے چینلز ہمیں لیکچر کرتے ہیں آن ریپ، اور کچھ ہمارے کہتے ہیں نا جی کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم تھے، کچھ ہمیں مرنے کا شوق بھی تھا، پنجابی کے شعر کو میں نے اردو میں کیا ہے، کچھ ہمارے جو لوکلز ہیں وہ بھی اس کسی اپرچونٹی کو جانے نہیں دیتے. دیکھیں پاکستان میں جتنے بڑے ریپ کیسز ہیں ان میں پچھلے 5-6 ریپ کیسز میں سزا ہوئی، ایگزیکیوٹ ہوئی. زینب کا کیس آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے بے تحاشا کیسز آپ کے سامنے ہیں. ہمارا پرابلم از ناٹ کہ ہم ریپ کے بارے میں سیریس نہیں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو چھوٹے افینسز کی پنشمنٹ ہے اس میں سرٹنٹی نہیں ہے. وی بلیو ان سیویرٹی اینڈ وی ڈونٹ بلیو ان سرٹنٹی، بٹ دیٹس اے سیپریٹ ایشو. یہاں پر وی ڈونٹ وانٹ سی این این ٹو لیکچر اس کہ جی ہمارے ملک میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. آپ ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کے اسٹیٹسٹکس ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ وہاں ڈیبیٹ کریں، آپ اس کے لیے زیادہ پریشان رہو. نور مقدم کا کیس وہ کیس ہے، اگر آپ نور مقدم کے کیس کو ہم ایک لیٹ سے ایگزامپل بناتے ہیں، دس از دیٹ پرٹیکولر کیس جس میں فنڈنگ ہو کے اس کے لیے فی بھی ریز ہوئی ہے. یہ وہ کیس ہے جس میں پروسیکیوشن اپنا بہترین رول پلے کر رہی ہے. ہمارے وہاں کے آفیسرز اسلام آباد پولیس کے بہترین رول پلے کر رہے ہیں، اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر لیول بیسٹ ود ان دی ماڈرن فورینزکس کہ اس کا حل نکالیں. اب اس سچویشن میں آ کے ہمیں کرٹیسائز کرنا جی جیسے پاکستان پتہ نہیں از اے بیٹل فیلڈ جہاں پر ریپ کے معاملات ہوتے ہیں بٹ اتنے نہیں. شہزاد صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ جو ممالک ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر واقعات تو بہت ہوتے ہیں لیکن شاید وہ اس طرح سے ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے ہیں ان کے میڈیا کی طرف سے. ہمارا اپنا میڈیا چونکہ اس طرح کے معاملات کو اچھالتا ہے یا سامنے لاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایسے واقعات کو سامنے نہیں لانا چاہیے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہ زیادہ بدنام ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے میں کیا سمجھتا ہوں کہ شکر ہے کہ وہ کوئی تو سامنے لے کے آتا ہے. سی این این لے آئے، بی بی سی لے آئے. ہاں ہمیں یہ افسوس ہو سکتا ہے کہ کیوں صرف پاکستان، جب دہلی از دا کیپٹل آف ورلڈ کیپٹل آف ریپ، تو پھر دلی کا ذکر اس طریقے سے کیوں نہیں ہو پاتا. لیکن انہی چینلز پہ دلی کا ذکر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے خود ابھی پچھلے دنوں میں دلی کے بارے میں بھی رپورٹ دیکھی ہے اس کے اوپر ریپ. ایک چیز ہمیں فرق کرنی چاہیے. دیکھیے جہاں پر ہومسائیڈ ہوتا ہے، مرڈر ہوتا ہے، وہ ایک اور کرائم کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اس کو اسی طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے جو کہ قتل کا جرم ہے، اور قتل کے جرم کی سزا بھی پاکستان کے حساب سے یا ہر قانون کے حساب سے اس کے علیحدہ ہے، اسی لیول کی سزا مختلف ہوتی ہے. ہمیں زیادہ فکر جو کرنے کی ہے وہ کرنی ہے ریپ کی، ڈومیسٹک وائلنس کی، جس کے بارے میں پاکستان کے اندر اب بہت اویئرنیس بڑھتی جا رہی ہے. اچھا اب تھوڑا سا امریکہ کا اور حساب بھی لے لیتے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے 2 سال پہلے وہاں کی جمناسٹکس ٹیم کا ایک بہت پاپولر کوچ، وہاں کی کچھ بچیوں نے بتایا کہ جی یہ تو جب کوچ صاحب ہمارے ساتھ ٹریننگ ہمیں کرواتے تھے، اس کا ہمارے پاس ایک ہراسمنٹ کا بھی ایک پرابلم تھا ان کے وہ ٹرائی ہوئے، ان کو سزائیں دی گئی اور وہ واقعی میں سزا میں آئے، اور چاہے جو کچھ بھی ہوا جس طریقے سے. لیکن اسی قانون کے تحت، امریکہ کے قانون کے اندر ہی اس کو اس سرٹینٹی کے ساتھ اس کو سزا ملی. دوسرا ان کی ہی ایک اسی وقت کی افیکٹی جو تھی سیمون بائلز، ابھی امریکہ کی جمناسٹک ٹیم کے اندر ٹوکیو میں تھی، اس نے ریفیوز کر دیا ٹو انٹر دی گیمز اور دی سپورٹ فلور ایکسرسائز کے اندر کہ مجھے پھر سے وہ یاد دہانی چیزیں آ گئی ہیں. تو ابھی بھی یہ معاملہ امریکہ کی حد تک
हार्वे वाइनस्टाइन उनका प्रोड्यूसर है, इस वक्त उसके ऊपर सबसे बड़े मुकदमे चल रहे हैं हरासमेंट के। एंड्रू कुमो न्यूयॉर्क का गवर्नर है, आज उससे कहा जा रहा है कि आज आप छोड़ दें मुकदमे अपनी जगह को, बिकॉज उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम आते हैं। ये भी CNN शो कर रहा है, ये भी CNN शो कर रहा है, एंड थैंक गॉड के शो कर रहा है, बिकॉज उससे ना सिर्फ अमेरिका में अवेयरनेस, उसमें दुनिया भर में अवेयरनेस जाती है, पाकिस्तान में अवेयरनेस आती है। तो ये चीजें, हमें इन चीजों का एहसास इन चीजों से आना चाहिए, पाकिस्तान में भी ये चीजें सामने आनी चाहिए। अब बिल्कुल आपकी बात एग्री करता हूं मैं कि भाई ये कोई रिलीजियस चीज नहीं है, ये एक सोसाइटी जिस तरीके से इवॉल्व हुई है और ये ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। तो आज जो डिस्कशन हो रही है वो ये हो रही है कि ये दुनिया भर में, चाहे वो यूरोप है, चाहे इटली है, चाहे जर्मनी है, चाहे साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, पाकिस्तान है या अमेरिका है, क्या वजह है, ये मुआशरा किस तरफ को जा रहा है कि ये औरतों के साथ इस किस्म के जुल्म जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान को डोमेस्टिक वायलेंस एंड रेप को एक कैटेगरी में डाल के इस किस्म की अवेयरनेस की कैंपेन चलानी चाहिए कि जिसके ऊपर के फिर कानून की सर्टेनिटी भी हो, सर्टिट्यूड ऑफ लॉ इज द फर्स्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कैंपेन चलानी चाहिए, अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। लेकिन अहमद, कुछ हमारा सोशल सेटअप भी ऐसा है कि जिसके अंदर इस तरह की चीज़ों को अभी तक बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी के साथ ऐसी ज्यादती हो भी जाए तो खुद फैमिली वाले, फिर आप पुलिस के पास जाएं तो वहाँ पर भी आपकी बात उस तरीके से सीरियस नहीं ली जाती। डोमेस्टिक वायलेंस का अगर कोई केस हो तो कहते हैं जी घर का मामला है, घर में ही हल कर लें। सो ये जो अभी तक टैबूज हैं हमारे यहाँ, जो हमारा एक सोसाइटी का जो एक तरीक़ाकार है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी हर्डल है। आप दुरुस्त फरमा रही जी कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो तो एम्बेडेड हैं और बड़े डीपली इंट्रेंच्ड हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एज ए लीगल प्रैक्टिशनर इन द लास्ट 10 ईयर्स बहुत फ़र्क आया है। जो नए कानून जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीज़ों के अंदर बड़ा बेतहाशा फ़र्क आया एज़ फार एज लॉ मेकिंग इज़ कंसर्न। वाक़यात में भी इंक्रीज़ ज़रूर आया है, लेकिन साथ साथ लेजिस्लेशन बेहतर हुई, लॉ मेकिंग बेहतर हुई, और जो कल्पेबिलिटी है उसकी, जो पुलिस जो हमको ट्राई कर रही है, उनके अंदर भी बड़ा जदीद जो सिस्टम में जिद्दत है वो भी लाई गई है। फिर सलमान राजा साहब की एक जजमेंट है 2013 की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा तफसील से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है और वो सारे के सारे प्रोसीजर्स जो है फॉलो हुए हैं। अभी 3-4 दिन पहले हमारे हाई कोर्ट के जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब ने इस पर अपनी जजमेंट रिजर्व की और वो इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन करने लगे हैं कि पाकिस्तान में इसके लिए रोकथाम के लिए, इसकी जो इसको लेटेस्ट जदीद तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। अमेरिकन एग्जाम्पल्स जो है शहजाद साहब दे रहे थे, उसमें मैं एक ऐड करना चाहता हूँ। मैं अमेरिका से डिक्टेशन इस इशू पर इसलिए लेना नहीं चाहता क्योंकि उनका जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज एलिवेट हुआ था, जस्टिस कैवेनो, उसकी कैबिनेट हियरिंग में हार्डली 1-2% वोट से ही वाज एलिवेटेड। उसके ऊपर इतने सीरियस एलिगेशन थे सेक्सुअल असॉल्ट के, तो वहां के तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, वहां के पुलिसमैन, वहां के पॉलिटिशियंस, वहां के प्रेसिडेंट्स पर एलिगेशन लगे हुए हैं। हिलरी क्लिंटन का जो बिल क्लिंटन का जो मामला था वो भी आपके सामने। तो ऐसा मुल्क जब हमें लेक्चर करता है, और मुझे इशू इस चीज पर नहीं है अगर प्रोडक्टिव हमारे ऊपर तदकीद की जाए। देखिए वहां पर इस आर्टिकल का जो हेड है, जो इसका बेसिकली कैप्शन है, वो ये है कि डिप्लोमैट्स डॉटर किल्ड इन द कैपिटल हियर इन इस्लामाबाद। भाई ये कोई तरीका है बात करने का? आप रेप को एड्रेस करें कि पाकिस्तान ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें क्या कमियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, फेमिसाइड की बात करें। आप ये कैसे कह सकते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जी वहां क्या हो रहा है? अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर आप अपनी भी बात करें ना, फिर आप दीगर ममालिक की भी बात करें, आप सिर्फ पाकिस्तान की बात ना करें। आप अपने जज की भी बात करें, जज कैवेनो की भी बात करें, जो जज साहब जो है वो सेनेटर। जी शहजाद साहब, जी शहजाद साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अहमद, लेकिन जो वो रिपोर्ट लिखने वाली हमारी बच्ची हैं, वो हमारी अपनी बच्ची हैं जो इन्होंने यहाँ से रिपोर्ट लिखी। दैट्स अनदर एरिया जो आप जिक्र कर रहे थे ना, कि हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे निज़ाम में अनफॉर्चुनेटली ऐसी सोच एग्जिस्ट करती है जो कि पाकिस्तान के इस नेगेटिव इमेज को बहुत बढ़ा चढ़ा के इस तरीके से पेश करती है कि जिसको कि फिर वहां पजीराई मिलती है मगरब के अंदर। तो हमें इस पैगाम को नहीं रोकना, इस पैगाम के अंदाज को रोकना है। तो मैं उससे एग्री करता हूं अहमद से कि जो अहमद कह रहे हैं कि इस पैगाम का जो अंदाज है उसको रोका जाए, ना कि इस पैगाम को रोका जाए। सही। अच्छा अहमद, अभी आपने लेजिस्लेशन की बात की और आपने कहा कि इस गवर्नमेंट के बाद हमने देखा कि काफ़ी इस पे काम हुआ है, लेकिन प्रोसिक्यूशन जो है उसके हवाले से आप समझते हैं कि अभी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें मज़ीद तेज़ी से जो है वो कार्रवाई करने की? केसेस कई साल जो है वो, ये तो एक हाई प्रोफाइल केस था नूर मुकद्दम का, या जो सामने आ जाते हैं, ज़ैनब का केस था, लेकिन ऐसे अनगिनत केसेस हैं कि जो सामने नहीं आते हैं और वो साल चलते रहते हैं, उसके बाद बरी हो जाते हैं बड़ी आसानी से मुल्ज़िमान।
मैं जी एक्चुअली इस मौके को इस्तेमाल करके ये थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हमारा एंटी रेप ऑर्डिनेंस जो कि 2020 में आया था, जो कि वज़ीर आज़म साहब उसमें रूल मेकिंग अथॉरिटी एंड ही हैज़ हिमसेल्फ सुपरवाइजिंग द एंटायर थिंग, उसके ऊपर एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है अंडर सेक्शन 15 ऑफ दैट लॉ। उस स्पेशल कमेटी में पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ हैव बीन इंक्लूडेड। आई एम आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। और हमारा काम सिर्फ ये है कि इस लॉ की मनोअन इम्प्लीमेंटेशन करवाना, फेडरल एजेंसी से रिपोर्ट्स मंगवाना कि इस लॉ के ऊपर क्यों कोई चीज़ नहीं हो पा रही। लेट्स से लाहौर अभी 2-4 दिन पहले ही इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई है, पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में इसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना। फिर इसी कानून के तहत हमारे लॉ मिनिस्टर साहब की सरबराही में कमिटीज़ बनाई गई अबाउट 9-10 डिफरेंट, जिसमें मीडिया गाइडलाइंस थी, प्रोसिक्यूशन थी, मेडिको लीगल की थी, उसमें प्रोसिक्यूशन एंड जो इन्वेस्टिगेशन की कमिटीज़ थी। ये सारी की सारी कमिटीज़ जो इन्होंने रूल्स प्रपोज किए हैं एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके रूल्स प्रपोज किए हैं, और वो रूल्स बहुत जल्द नोटिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह। 12 को ये लैप्स कर, उससे पहले पहले ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट भी बन जाएगा। इन सारी चीज़ों में वो सारी की सारी चीज़ें मद्देनजर रखी गई हैं जो पाकिस्तान के एक्चुअल रूट कॉज प्रॉब्लम्स हैं, जो रिपोर्ट नहीं होता क्राइम, फिर हमारा फॉल्स एलिगेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ताकि एक ऐसा जामे कानून बने जिसकी इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर हो। एंड वंस अगेन हैट्स ऑफ टू आवर लॉ मिनिस्ट्री, स्पेशली इन पर्टिकुलर हमारी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो है मलिका, वी वर्क डे एंड नाइट टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग दिस लॉ। और मेरा ख्याल है जो कल इंशाल्लाह जजमेंट भी आ रही है जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब की, वो भी एक ग्रेट स्टेप होगा इस चीज़ के ऊपर। सो पाकिस्तान एक्चुअली बड़ा सीरियसली इस पर काम कर रहा है। सोशल लेवल पर भी काम की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो मेंबर है मस्जिद है उसके अंदर इसकी बहुत ज़रूरत है, इसकी प्रोपोगेट करने की, उस माइक के थ्रू के लोगों को बताया जाए। हमारे स्कूल्स में इसके ऊपर सेंसिटिविटी की बहुत ज़रूरत है। हमारे लॉज की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सबसे प्राइमरी चीज़ है। बिल्कुल सही है। घर की हद तक भी बच्चों को किस तरह से अवेयर करना है बड़ा जरूरी है। पेरेंटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा शहजाद साहब, अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं इस हवाले से, आप अहमद साहब से भी पूछ सकते हैं। एक तो मैं ही पूछना चाहूंगी अहमद कि ये जो केसेस अब ज्यादा सामने आ रहे हैं, इसमें भी दो चीजें हैं। मैं कुछ कह सकता हूं? मैं कैन आई सजेस्ट समथिंग? जी प्लीज सर। अगर मैं कुछ कह पाऊं इसके अंदर, तो अगर थोड़ी बहुत इजाजत दे मुझे। जी प्लीज। अच्छा देखिए मैं वो फिर अहमद की तरफ चले जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए हर मुल्क का, हर माशरे का अपना एक कल्चर होता है जी। उस कल्चर की एक एवोल्यूशन होती है और होती रहेगी। ये दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का तरीका है। अगर आप बहुत जल्दी इवॉल्व कर जाएं, far too rapid than what the mean evolution of the society is, फिर भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। जैसे कि इनइक्विटीज जो होती है ना, चाहे वो फाइनेंशियल, कल्चरल या इकोनॉमिक हो, वो सब के अंदर मसाइल आएंगे। तो इस चीज को जब आप अपने मिजाज को समझिए, अपने माशरे के मिजाज को, तो फिर उस एवोल्यूशन को भी किसी हद तक साथ साथ चलाते रहिए। और ये ख्याल रखिए कि आप किस माशरे के लोग हैं। इसमें बहुत लोगों की जिम्मेदारी है। इसमें हमारे उलमा की जिम्मेदारी है, हमारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, साथिज़ा की जिम्मेदारी है, कानून की जिम्मेदारी है। जहां पर औरत ऑब्जेक्टिफाई हो गई, जहां पर औरत अदराइज हो गई, ये दो अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे किसी भी इस तरह के मामले को समझ। ऑब्जेक्टिफाई हो गई या अदराइज हो गई, तो फिर इंसान नहीं रहता है, हैवान बन जाता है। तो इस चीज को भी देखना है। और ये बहुत ये जो काबिल लोग इस किस्म की साइकोलॉजीज ऑफ सोसाइटीज को जानते हैं और बूझते हैं, उनको भी इसमें देखना चाहिए। तीसरी बात और फाइनल बात, उसके बाद अहमद के पास जाएंगे, वो ये है कि दुनिया के अंदर लिबरल डेमोक्रेसी पीछे हो रही है। इसकी रिटार्डेशन हो रही है। अच्छा, जब भी लिबरल डेमोक्रेसी पीछे आती है और इलिबरल सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस आगे आते हैं, तो उससे एक एक्सक्लूसिविटी पैदा होती है। उस एक्सक्लूसिविटी के अंदर अदराइज करना बहुत आसान हो जाता है। सबसे पहले आप रंग की बुनियाद पे करते हैं, फिर उसके बाद आप किसी और तरह से करते हैं, फिर जेंडर पे करते हैं। तो उस तरीके से अगर मगरब में आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं, तो अब आज की स्टडीज के अंदर लोग बहुत ज्यादा इसको देख रहे हैं कि ये जो हमारे यहाँ ये जो इलिबरल डेमोक्रेसी का एक रुझान बढ़ गया पूरी दुनिया के अंदर, कहीं ये तो बायस नहीं बन रहा है इस अदराइजेशन ऑफ द विमेन के अंदर भी, कहीं जेंडर उसके अंदर भी तो नहीं उसका हिस्सा बनता जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये वो चीजें हैं जो कि थोड़ी इल्मी हैं, लेकिन इनके अंदर अगर कोई इनके ऊपर काम करना चाहे तो जरूर करे, क्योंकि उससे हम सब के सब जरूरी है, बहुत ज़रूरी है कि उन फैक्टर्स और उन वजूहात का जायज़ा लिया जाए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अहमद, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि क्या ये वाक़यात जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं या फिर रिपोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब अवेयरनेस पहले से कहीं ज़्यादा है, अब लोगों में थोड़ी सी करेज है कि वो इस तरह के वाक़यात को रिपोर्ट करते हैं। सो ये जो इतने ज़्यादा वाक़यात सामने आते हैं, इसकी वजह क्या है? एक तो ये, और दूसरा फिर मैं ये चाह रही थी कि वो क्या फैक्टर्स हैं कि इस तरह की जो रेप केसेस हैं, ये जो सेक्सुअल असॉल्ट है, ये बहुत ज़्यादा बच्चे हों,
चाहे वो ख़वातीन हो, उनके खिलाफ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। अहमद? बिल्कुल जी, अब तो रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा है और मैं समझता हूँ कि जो विक्टिम्स हैं बेसिकली उनके अंदर करेज भी बहुत ज़्यादा है टू रिपोर्ट दिस इंसिडेंट। और तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले सलमान राजा साहब वाली जजमेंट का जिक्र किया 2013 और अब हमारे लॉ का, मैकेनिज्म्स इन बिल्ट अब ऐसे दे दिए गए हैं कि चीज़ें रिपोर्ट करना आसान बहुत हो गई हैं। मसलन एक छोटी एग्जांपल है, एक खातून जो है उसको सबसे पहले एक खातून पुलिस ऑफिसर डील करेगी, फिर जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो ग्रेड 17 एंड अबव होगी, फिर जो जेंडर बेस्ड कोर्ट्स हैं, GBV कोर्ट्स हैं, वो इनका स्पेशल ट्रायल करेंगी। वो जो पुराना निज़ाम था जहां पर क्रॉस एग्जामिनेशन में वकला अजीब अजीब सवाल पूछते थे, उससे भी अब आपकी जान छूट गई। जो रेलेवेंट चीज़ है उस पर बात होगी। सो द विक्टिम जो है ना, शी feels very safe when she is in court or before the prosecution। और बड़ी एक सेंसिटिविटी अटैच हो गई है इस सारी की सारी क्राइम की प्रोसिक्यूशन से। जब विक्टिम जो है वो सेफ फील करेगा और जब वो ये फील करेगा कि जी इस मामले में मेरी हेल्प होगी, ना कि उल्टा मुझे डांटा जाएगा या मेरे खिलाफ सोसाइटी की तरफ से कोई एक आप समझ लें कि इम्पोजिशन आएगी, तो फिर ऑटोमेटिकली प्रोसिक्यूशन भी बेहतर होती है, तफ्तीश भी बेहतर होती है और रेप के ऑफेंस की जो तरफ एक सेंसिटिविटी है आपके लेजिस्लेचर की भी और प्रोसिक्यूशन की भी, वो भी बेहतर होती है। अगली बात जो मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारी जो प्रोसिक्यूशन पे बहुत ज्यादा बात हुई, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं क्विकली कि जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं इस वक्त, वो हमारे पुलिस ऑफिसर इस वक्त बड़े वेल इक्विप्ड हैं और उनको हमने अपने लॉ में ये किया है कि ग्रेड 17 एंड अबव जो है उस खातून की इन्वेस्टिगेशन करेगा जो खातून रेप होगी, जिससे बहुत सारे आपको फर्क जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, शहजाद साहब आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इसमें मैं ऐड ये करना चाहता हूँ कि एक इसका जो हल है ना, या जो इंटरिम हल समझ लीजिए, वो ये है कि हमारे यहाँ खवातीन के अंदर भी बहुत ऑब्वियसली रिजर्वेशंस होती हैं, वो रिपोर्ट नहीं कर पाती हैं। हमारे यहाँ पता नहीं चलता बहुत सारी चीज़ों का। मगरब में तो इस किस्म के कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर इस तरह की औरतें चली जाती हैं, वहाँ पे ज़रा इस तरह की झिझक भी ज़्यादा नहीं होती है, अपना जुल्म जो होता है उनके ऊपर हरासमेंट रिपोर्ट करती हैं। एक नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर कुछ ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स हमारे खवातीन के होने चाहिए, वो चाहे मोहल्ले की सतह पे हों या किसी भी सतह पे जहां पर हमारी कम्युनिटीज हैं, ये औरतों के ग्रुप्स होने चाहिए जो कि इस तरह की बातें चले एक्सपर्ट्स को लेके जाएं, एक्सपर्ट खवातीन को इनवाइट करें जो कि वहां के लोगों से बात करें, बच्चियों से बात करें, ताकि उनको वो शर्म और झिझक जो कि वो महसूस करती हैं कम से कम उस सपोर्ट ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ आवर सोसाइटी कैन बिगिन टू गेट एटलीस्ट रिपोर्ट दीस थिंग्स एंड गेट बेटर एंड बी मोर अवेयर। ज्यादा बेहतर पता होता है। और सर अब सोशल मीडिया से बड़ा फर्क आ गया है, सोशल मीडिया से बड़ा फर्क आ गया है। अच्छा, ये खुद मोहल्ले के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे खुद किया जाए, आप ये कह रहे हैं, या गवर्नमेंट जो है जी वो इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले? देखिए, हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। अच्छा, लेकिन मिसाल के तौर पे ये तो नॉन गवर्नमेंटल, मैंने कहा नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि इस किस्म की जब अवेयरनेस होगी तो आप चले जाए ना, हर गांव का नंबरदार है ना, हर गांव के नंबरदार है, तो उस गांव का नंबरदार हो सकता है, तो वहां पे 2-3 खवातीन ऐसी क्यों नहीं बड़ी समझदार हो सकती हैं जो कि इस किस्म के मामलात को, और उनको ट्रेन किया जाए, उनको बताया जाए, लोग उनको विजिट करें, उनसे बातें करें, उनको गुफ्तगू करें, उनको समझाएं कि उन्होंने बात कैसे करनी है। बिल्कुल सही। अहमद, आप भी कुछ सोशल मीडिया गांव के लेवल पे, जिले के लेवल पे, जी मैं इस पर थोड़ा सा ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर हम पुलिस ऑर्डर 2002 को देखें तो उसके अंदर सेफ्टी कमीशंस का, इस किस्म की चीजों के कयाम का जिक्र था और उसका मकसद प्राइमरीली ये था कि जो सोसाइटी लेवल के ऊपर आपका क्लोज कनेक्शन रहे विद, एंड सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली वो है लोकल गवर्नमेंट्स का जल्द अज जल्द कयाम, क्योंकि जो एक विलेज की, एक तहसील लेवल के ऊपर जो कम्युनिकेशन होती है थ्रू देयर लोकल रिप्रेजेंटेटिव, वो आगे एमपीज तक कम्युनिकेट करना बहुत आसान होता है। ये जो हम हमारा मुआशरे का सिस्टम है ना कि एमपीए 2 या 3 हफ्ते बाद आता है अपने हल्के में, या 2 हफ्ते बाद आता है और वुज़रा तो आ ही नहीं सकते, वो फिर कनेक्ट नहीं बन पाता, विच इज वाई उस पूरे के पूरे रूरल सेटअप के अंदर जो बेसिक इश्यूज हैं वो नीचे दबे हुए रह जाते हैं। मैं बिल्कुल एग्री करूंगा यहां पर कि वी हैव टू ब्रिंग दीज इश्यूज अप, पर उसका 2 तरीके हैं बेस्ट। एक हमारा लोकल गवर्नमेंट निजाम का रिवाइवल है और दूसरा विलेज लेवल, तहसील लेवल के ऊपर आपकी जो जिस तरह सरपंच का कॉन्सेप्ट था उसी तरह ये कॉन्सेप्ट भी लाया जाए। पुलिस ऑर्डर में भी इसका जिक्र है और वैसे भी खवातीन को बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में कम्युनिटी लेवल पे जैसे शहजाद साहब ने कहा कि कोशिशें जो है वो होनी चाहिए, और अब हमें इंडिविजुअली भी, सिर्फ गवर्नमेंट पे ही सब कुछ नहीं छोड़ा जा सकता, खुद भी हमें करना होगा एज अ सोसाइटी। यहाँ पे नाज़रीन हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, ख़ास तौर पे बदलते हुए जो हालात हैं अफगानिस्तान के, वहाँ से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद, और वहाँ पर जो इस वक्त कशीदा सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس وقت کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, خاص طور پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف صاحب کا جو بھی حالیہ دورہ ہے امریکہ کا, اس کے بعد کافی جو ہے اس کے پر گفتگو بھی کی گئی, ان کی کچھ ٹون کے حوالے سے, کچھ انہوں نے جو بیانات دیے اس کے حوالے سے. اس پر ایک ہم نے مختصر سی رپورٹ مرتب کی ہے, آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں پھر اس پر ہم گفتگو کریں گے. جی دکھائیے. افغانستان سے یکدم امریکی فوج کے انخلا کے بعد دہائیوں سے اوپر نیچے جاتے پاک امریکہ تعلقات آج کل ایک مرتبہ پھر سیاسی, سفارتی اور صحافتی حلقوں میں زیر بحث ہیں. گو امریکہ دوحہ امن معاہدے کے حصول میں پاکستانی کاوشوں کا معترف نظر آتا ہے, تاہم افغانستان میں بڑھتی مسلح کشیدگی کے دوران اعلیٰ سطح پر پاک امریکہ قیادت میں روابط کا وہ سلسلہ دیکھنے میں نہیں آ رہا جس کا تقاضا زمینی حقائق کر رہے ہیں. پاکستان افغان جنگ میں فریق بنے بغیر کسی بھی صورت اپنی سرزمین کو اس مقصد میں استعمال کرنے سے گریزاں ہے. دوسری طرف افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد امریکہ کی افغان پالیسی کیا ہوگی ابھی کچھ واضح نہیں ہے. اسی تناظر میں سوال یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات جو کچھ عرصے سے فقط افغان مسئلے تک ہی محدود نظر آتے تھے, کیا طویل المدت دو طرفہ تعاون میں ڈھل پائیں گے یا نہیں. یہی سوچ لیے قومی سلامتی کے مشیر محیط یوسف نے گزشتہ دنوں امریکہ کا دورہ کیا اور امریکی حکام اور سیاسی حلقوں سے ملاقاتیں کی. اسی صورتحال کے تناظر میں 10 اور 11 اگست کو پاکستان, چین, روس اور امریکہ کے مابین ٹرائیکا پلس اجلاس ہونے جا رہا ہے, جہاں افغان مسئلے کے سیاسی حل سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیتے ہوئے مشترکہ لائے عمل پر اتفاق کے امکانات ہیں. علاقائی صورتحال کے تناظر میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دن بدن مضبوط ہوتے ہوئے پاک چین تعلقات کہاں تک پاک امریکہ تعلقات پر اثر انداز ہوں گے, جبکہ پاکستان کا موقف ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوتوں سے برابری کی سطح پر ایسے تعلقات کا خواہاں ہے جو کسی دوسرے ملک کے تعلقات پر اثر انداز نہ ہوں. رپورٹ آپ نے دیکھی. شہزاد صاحب, محیط یوسف صاحب نے جو بیانات دیے ہیں اس کے بعد اس میں انہوں نے ایک یہ بھی بات کی, انہوں نے کہا کہ اس وقت کے حالات سے نمٹنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, خاص طور پہ القاعدہ اور داعش کے معاملات کے اوپر ان سے متعلق کہ پاکستان اور امریکہ جو ہیں وہ مل کر کام کریں, اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. سو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات کر کے کہ کیا ابھی اعتماد کی کمی کا معاملہ ہے دونوں ممالک کے درمیان, کچھ تناؤ ہے؟ نہیں, ایک تو میں پہلی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ محیط یوسف صاحب کو یا کسی کو بھی رسنے کا جو معمول ہے نا, جو رسنا کسی چیز میں فورن پالیسی, وہ رسنا اس کا حصہ نہیں ہوتا. ناراض نہیں ہم ہو سکتے کسی سے, یعنی آپ ناراضگی کا اظہار نہیں کر سکتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بولیں کہ نہیں ایسی تو پھر ہمارے پاس اور بھی آپشن ہیں تو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم ایسا نہیں. آپ نے دروازے اور کھڑکیاں سب کی سب کھلی رکھنی ہوتی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سا دروازہ, کون سی کھڑکی کس دن کام آئے گی. یو شوڈ ہیو آپشنز اوپن, نیور کلوز یور آپشنز. یہ پہلا اصول ہے فورن پالیسی کا, اور میرا حال ہے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں محیط یوسف, کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا ان کو غصہ دارا زیادہ آ گیا. تو بہرحال اس سے ہٹ کے دیکھیے, دو تین چیزیں بڑی واضح ہونی چاہیے. امریکہ نے جو افغانستان میں کیا وہ تو کر گیا. اب وہ وہاں بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ ہم سے جو ہوا ہم سے بہت غلط ہوا, لیکن ہم سوائے اس کے کہ اب ہم یہاں دور بیٹھ کے دیکھیں ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. یہ آج کے ان کے بہت سمجھدار قسم کے جو لوگ ہیں, یہ ان کی یہ کنکلوژن ہے. دوسرا, افغانستان میں جو ہوگا وہ افغان طالبان کریں یا افغانی مل کے کریں, جو ان کی نیشنل گورنمنٹ ہے وہ اور طالبان مل کے کریں. نہیں, پاکستان کے اوپر بھی تو بہت زیادہ پریشر ڈالا جا رہا ہے نا کہ طالبان کو جو ہے وہ منایا جائے اور پاکستان رول پلے کرے. دیکھیے پریشر تو ہم پہ جو مرضی ڈال لے, میں تو وہ بتا رہا ہوں جو کہ ہونے جا رہا ہے. تو یہ وہی مل کے کریں گے جو کہ افغان طالبان ہوں گے, افغان نیشنل گورنمنٹ جو کسی شکل میں بھی ہوگی, یا افغانی ہوں گے, یہ وہ لوگ اپنے مسائل کو حل کریں گے. ہم unfortunately we will have to wait till that happens. ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ یہ سفر بہت لمبا نہ ہو. اگر یہ سفر بہت لمبا ہوا تو اس کا فال آؤٹ بھی بہت بڑا اور بہت مشکل اور بہت دیر تک ہم پہ ہوگا. اگر یہ سفر ایک دفعہ ہو جاتا ہے, مکمل ہو جاتا ہے, مثال کے طور پہ, اور ہم اس پہ مثال لے لیتے ہیں یا اس کو مفروضہ لے لیتے ہیں کہ طالبان ہی حاوی ہو جاتے ہیں, جس طرح آج کی یا پچھلے ہفتے 10 دن کی آپ کو پروگریس نظر آئی ہے. اگر یہ نظر آتا ہے تو پھر آپ یوں سمجھیے کہ طالبان پرایا اسٹیٹ بھی بن سکتے ہیں, ان کی اسٹیٹ افغانستان ان کے نیچے ایک پرایا بھی ہوگا, دوسرا پاکستان پہ تہمتیں بھی ہوں گی. یہ بالکل گیون چیزیں ہیں. سو وی ول ہیو ٹو لرن to live with a neighbor جو کہ ایک پرایا state ہے. we'll have to live with the impact of that کہ لوگ ہمیں برا بلا کہیں گے اور ہم پہ تہمتیں بھی لگائیں گے.
ये तीसरी बात ये है, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये है, आपने कोशिश करनी है कि इसमें से हम कितना जल्दी निकल सकते हैं। अगर हम एक और राउंड ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके तरीके मेरी नजर में क्या है। वरना अगर आप अभी अहमद की तरफ जाना चाहते हैं तो जरूर उनके भी ले लीजिए कमेंट। चलिए मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, यहीं से आपसे दोबारा जो है हम बात को कंटिन्यू करेंगे। अहमद, मुहिद यूसुफ साहब की कुछ बातों को ज़रा थोड़ी सी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप समझते हैं कि सफारती ताल्लुकात के हवाले से शायद कुछ बातें गैर ज़रूरी भी थीं, अगर वो ना भी की जाती तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, उनके करने से शायद ज़्यादा जो है फिर बातचीत उसके ऊपर हुई और बहस हुई? एक्चुअली देखें आप, PTI के दौर में ही जो चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन आई है फ्रॉम ट्रम्प्स गवर्नमेंट टू द प्रेजेंट बाइडेंस गवर्नमेंट, उसके अंदर जो तरीका कार है वो भी बड़ा फ़र्क है। अब आप देखें कि जो जनरली डेमोक्रेट्स हैं, दे आर फार मोर कंजर्वेटिव इन देयर रिलेशनशिप्स, दे आर फार मोर, आप समझ लें कि इलेक्वेंट इन देयर रिलेशनशिप, बड़े वो नपे तुले तरीके से चलते हैं। ट्रम्प का हम सबको पता ही है कि ट्रम्प वाज वेरी ओपन अबाउट व्हाटएवर ही वुड से, वो हर मुल्क को ही वुड ऑलवेज कीप द बॉल रोलिंग, और वो बात हमेशा जारी रखते थे। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा जो है, अगर आप पास्ट में उठा कर देखें, अच्छी फॉरेन पॉलिसी तब रही है व्हेन इट हैज़ बीन अ फॉरेन पॉलिसी ऑफ कंसेशंस, के जहां पर आप इंस्टेड कि जिस तरह अभी जिक्र किया कि रुस जाए, रुसने के बजाय आप अपनी कोई ऐसी स्ट्रेंथ जो है उसको कंसेशनल पॉइंट बना के अमेरिका को या किसी भी बड़ी पावर को अपने साथ नेगोशिएशंस पर लाते हैं। और वही बेस्ट तरीका होता है, इंस्टेड कि आप कहें जी कि हम नहीं खेलते, हम आपसे बात नहीं करते, हम तो कहीं और चले जाएंगे। आप कहीं पर और जाएंगे भी तो आप कह कर नहीं जाते। देयर आर things are not expressly said when it comes to foreign policy. मोहिद यूसुफ साहब से मेरा जो बुनियादी इतराज है वो ये है कि वो बहुत ज्यादा explicitly अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका इजहार कर रहे हैं। ये इतना ज़रूरी नहीं है। पाकिस्तान के पास भी इस वक्त बहुत सारे कंसेशनल पॉइंट्स हैं। पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन द टॉप कंसेशनल पॉइंट, और उसी को ही इस टाइम पे बनाया जा सकता है। और बेशतर और चीज़ें हैं। ग्लोबल टेररिज्म इशू पे अगर आप साबका अदवार में देखें, जनरल मुशर्रफ की पॉलिसी देखें, फलाना देखें, तो वो सब पॉलिसीज यही थी कि देयर इज समथिंग दैट यू कुड गिव इन रिटर्न फॉर अमेरिका टू डू समथिंग फॉर यू, इंस्टेड कि आप अमेरिका को जाके तरले करें और रिक्वेस्ट करें और उनको, जिसे पंजाबी में कहते हैं, उलामे दें कि जी आप नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे। आई थिंक इट शुड बी बेस्ड ऑन अ कंसेशनल पॉइंट एज अपोज टू एनीथिंग एल्स। सही। अच्छा शहजाद साहब, पाकिस्तान की जब बात होती है, हालांकि अगर हम भारत के चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात देखें तो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा हैं, लेकिन जब पाकिस्तान की बात होती है तो पहले एतराज़ कभी चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पे आ जाता है, कभी अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर आ जाता है। क्या नियर फ्यूचर में आप देखते हैं कि चीन और अफ़गानिस्तान को एक साइड पे रखकर पाकिस्तान और अमेरिका के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की बुनियाद पर कायम हो सके? देखिए, पाक यूएस रिलेशनशिप जो है ना, ये हमेशा ज़रूरत की बुनियाद पर रहेगी, ज़रूरत की बुनियाद पर रहेगी। उनका वैसे भी इस खत्ते से आहिस्ता आहिस्ता, ईरान के साथ वो मामला को सुलझाना चाहते हैं। वो अफगानिस्तान से निकल गए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकल गए। वो रूस को भी बड़ी हद तक एंगेज करके उसको लिमिट करना चाहते हैं कि तुम यूरोप की तरफ ज्यादा बढ़ो मत, बस जहां रुके हो इधर ही ठीक है, हम तुम्हारे साथ ठीक रहेंगे। आज ही एक डिस्कशन थी कि चीन और अमेरिका, और ये सबको मालूम है कि जो मर्जी करते रहे, वो तकरीबन 1 खरब की आपस में ट्रेड करते हैं दोनों, और 1 खरब का ट्रेड, डॉलर्स की बात कर रहा हूं, 1 खरब डॉलर्स का जो लोन है वो चीन का, अमेरिका का चीन के पास है। यानी चीन ने खरीदा हुआ है लोन अमेरिका का, उनको पैसे दिए हुए। तो जहां इतना पैसा जिसका लगा हो, आपस में लड़ाई तो नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात देखिए, तो इसलिए ये दुनिया है कंपटीशन की भी और आपस में मिलकर चलने की भी, तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी इस आने वाली दुनिया के अंदर। अब मैं वापस आते हैं उस चीज के ऊपर, क्योंकि आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख को होने जा रहे हैं जहां एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, वहां पर अमेरिका तो अब कह रहा है कि मैं दूर बैठ के देखूंगा, क्योंकि मुझसे, मैंने तो जो करना था कर लिया, मुझसे जो गलती होनी थी हो गई, शायद मुझे नहीं चाहिए था कि मैं इतनी जल्दी निकलता, 12 उसको निकलना था, निकल गया। अब 11 तारीख को या उसके बाद या उससे पहले जब भी चीजें चल रही हैं, उसमें असल में लेवरेज की जो बात की ना, कि हमारे हाथ में कोई कंसेशन होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब अफगान तालिबान अगर आ जाते हैं और हावी हो जाते हैं अफगानिस्तान पे और उनकी हुकूमत बन जाती है, तो याद रखें उनको भी तो रोटी खानी है, उनको रोटी खाने के लिए कुछ चाहिए होगा। वो जो रोटी खाने के लिए जो चाहिए ना, वो इस वक्त चीन उनको फराहम कर सकता है। हमें चीन की इकोनॉमिक पावर को लेवरेज करना है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अफगानिस्तान। उसके लिए हम वो पीस का माहौल तालिबान के साथ मिलके प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो जो एक्सटेंडेड ट्रॉयका है, भले अमेरिका से हम बोलेंगे कि स्पॉइलर मत खेल, आप खेलें, चीन को आगे लगने दें,
ہم چین کے ساتھ ملیں گے اور روس کو بھی ساتھ ملائیں گے, کہیں گے کہ جی آپ وہاں پہ اپنے تاجکستان اور اس ایریا میں ایریاز آف انفلوئنس میں تھوڑا سا لوگوں کو روک کے رکھیں. اگر ہم یہ کر پاتے ہیں, سوری ٹو کٹ یو ہیئر, کیا امریکہ یہ ہونے دے گا جو سپوائلر کا کردار چاہے امریکہ ہو چاہے بھارت ہو جو وہ ادا کرتا آیا ہے, اگر یہ اس طرح کی صورتحال جو اب چائنا کا بڑا ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ رول آپ بتا رہے ہیں اگر وہ ہونے جا رہا ہے تو کیا امریکہ یہ ہونے دے گا؟ میرا خیال ہے کہ طالبان ہو یا کوئی بھی قوم ہو, اس کو اپنا انٹرسٹ سب سے اوپر حاوی ہوتا ہے. آج وہ وہاں پہ جب حکومت لے لیتے ہیں تو they don't want to be the 96-2001 طالبان. They want to be looked at better than that, تاکہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں, ان کو پیسہ آئے, وہ لوگوں کو آگے لے کے جا سکیں, اپنے ملک کو بہتر کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑی آپشن اویلیبل ہے دنیا کے لیے اور طالبان کے لیے. طالبان ایک مختلف شکل میں آئے, دنیا کی اس ایکسپیکٹیشن کو کہ وہ پرایا بنیں گے فیل کر دے, اور دنیا سے مراد یہ ہمارے جو آس پاس کے خطے کے گروپس ہیں. انڈیا بہت گندا ہاتھ کھیل سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں سب مل کے ہمیں یہ انشور کرانا ہے کہ امریکہ کو کہ بھئی ہم آپ کے کسی اور کام میں مدخل نہیں ہوں گے, لیکن آپ بھارت کو روک کے رکھیں, ہمیں اس کو سیدھا کرنے دیں چیزوں کو. اور یہی ہو رہا ہے. اشرف غنی سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ آہستہ آہستہ راستہ باہر کا اپنائیں یا کوئی انٹرم سسٹم لے کے آئیں اور پھر الیکشن لڑیں, تاکہ آپ دوبارہ اوپر آنا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آ سکتے ہیں. تو یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ افغانستان میں فائنل شیپ گورنمنٹ کی کیا بنے گی, اور ہمیں چین کو ہم سب کو مل کے اشور کرانا پڑے گا کہ جو افغانستان ہے وہ پھر سے ایک جنگ کا ایک اور پراکسی جنگ کا نہ بن جائے, اڈا نہ بن جائے. بالکل ٹھیک. احمد صاحب, ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ معاملات کو حل کرنے میں جتنا وقت لگے گا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, جتنا طویل وقت ہوگا اتنا زیادہ خطرہ اور اتنا زیادہ نقصان جو ہے اس کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں چین کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے, رشیا کی طرف سے, ایران کی طرف سے امن کی افغانستان کے اندر, کوئی نیئر فیوچر میں ہمیں کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا نیئر فیوچر میں حل میرا خیال نظر آنا یا نہ آنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, پر اس کو حل نکالنا پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز پاکستان کی ناٹ بی باک ڈاؤن انٹو دس اننیسیسری وار. جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی صاحب کا کچھ سالوں سے کہتے آئے ہیں کہ ہم وی ور فائٹنگ somebody else's war. So similarly Pakistan should not be bogged down once again in somebody else's war. اور تاکہ ہمیں پھر اگلے 10 سال 15 سال اس چیز کی پریشانی رہے کہ ہم نے کس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا ہے, کہاں سے ایڈ لینی ہے. پاکستان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے, اور پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ایٹ لیسٹ خطے کے ان کے لیفٹ رائٹ پہ نیبرز ہیں ان کے ساتھ ان کے حالات ٹھیک رہیں, تاکہ اگر کسی نیگوشیٹنگ پوزیشن میں یا کوئی لیوریج دینی ہے یا لینی ہے تو اس سچویشن میں اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے جو لیفٹ رائٹ پر خطے میں نیبرز ہیں, چاہے وہ افغانستان ہو خواہ وہ چائنا ہو, ان کے ساتھ آپ کی ایسی پوزیشن ہو. انڈیا کے ساتھ تو ہمیں اپنی سچویشن پتہ ہے کہ وی کین نیور ٹرسٹ انڈیا, اور ان کے ساتھ بھی ود ان دس افیئر ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی ایسی ہماری رپروشما ضرور ہو جس کے اندر کل کو نیگوشیٹنگ پوزیشن بہتر ہو. لیکن باقی ملک جن کے ساتھ ایران ہے, افغانستان ہے, وہ تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ورنہ آئی تھنک کہ امریکہ کا آف کورس لائک بیفور پلڑا بھاری رہے گا, اور وہ پھر پاکستان شاید کسی ریزالو کی طرف نہیں جا سکے گا. اینڈ دس شوڈ بی ڈن ایٹ دی ارلیسٹ. بالکل ٹھیک ہے. بڑا ضروری ہے کہ اس وقت تمام ممالک جو ہیں سفارتی سطح پر کوششیں جو ہیں وہ اپنی جاری رکھیں اور مزید تیز کریں. جیسے ابھی رشیا میں جو ہے ایک میٹنگ, بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا حل جلد از جلد کوئی نکلے گا, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ خود افغانستان کے اندر موجود جو فریق ہیں ان سب کا آپس میں اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک بہتر فیصلہ کرنا, مل بیٹھنا, بات چیت کے ذریعے کوئی حل نکالنا میرے خیال میں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اسی طرح سے افغانستان کا حل جو ہے وہ نکل سکے گا. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی, اور احمد بن سوتا آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مشل بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.